वो खूबसूरत है इस कदर मैं क्या करूं, वो खूबसूरत है इस कदर मैं क्या करूं, सारे जहान की उस पे है नज़र मैं क्या करूं, जी चाहता है आग लगा दूं इस जहां को, जी चाहता है आग लगा दूं इस जहां को, लेकिन इस जहां में एक घर उनका भी है मैं क्या करूं। जय हिंद दोस्तों, आज से हम जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोशिका को हमको पढ़ने कैसा है, तो सर्वप्रथम कोशिका में जो चीज़ें हमें लगती हैं कि वो हमें समझनी चाहिए तो उन चीज़ों को हम समझेंगे, और जहाँ लगता है कि यहाँ हमको रिलेट करना चाहिए या ट्रिक का उपयोग करना चाहिए वहाँ हम ये भी करेंगे। तो ठीक है, आज हम कोशिका स्टार्ट करते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि कोशिका आखिर होती क्या है। तो मैं सिंपल सा आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि आपका घर है वो किससे मिलकर बना है। छोटी छोटी ईंटों से मिलकर क्या बना है, आपका घर बना है। उसी प्रकार मानव शरीर या कोई भी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये देखिए, मानव शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर मानव शरीर बना है। अब कोशिका छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, क्या मानव शरीर किससे मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। किसका, ऊतक या टिश्यू का। और जब टिश्यू मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है, और अंगों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। तो अब इस प्रकार शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, कोशिका होगी। इसी कोशिका को शरीर की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। अब संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि शरीर, किसी भी जीव का शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। इसकी खोज की है रॉबर्ट हुक ने। किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। इसको याद कैसे करेंगे, तो कोशिका है, कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, हुक जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये कैसा दिख रहा है आपको, हुक जैसा दिख रहा है कि नहीं। हुक क्या होता है, जिससे अपन कोई भारी सामान उठाते हैं वो हुक होता है। तो कोशिका का आकार हुक जैसा होता है। कैसा होता है, हुक जैसा। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अब जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने जिस कोशिका को खोजा वो थी मृत कोशिका। कौन सी थी, मृत कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यू वॉन हॉक ने की। किसने, ल्यू वॉन हॉक। अब इसको कैसे याद करेंगे, जीवित कोशिका और मृत कोशिका में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मेरे पास एक समाधान है। जीवित कोशिका की खोज ल्यू वॉन हॉक ने की। बॉर्न मतलब क्या होता है, जन्म होना। और जब किसी भी चीज़ का जन्म होगा तो वो जीवित होगा कि नहीं। अगर किसी भी चीज़ का जन्म हो रहा है उसका मतलब है वो जीवित होगा। तो ल्यू वॉन में क्या आया, बॉर्न मतलब जन्म होना। इसलिए तो ल्यू वॉन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी, जीवित कोशिका की खोज की। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अब देखिए, ये ल्यू वॉन हॉक हैं, इन्होंने जो जीवित कोशिका की खोज की वो की जीवाणु के अंदर। किसके अंदर, जीवाणु के अंदर। इसीलिए ल्यू वॉन हॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप एक नोट लिखिए, उसमें ये लिखिए कि कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो वो होता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। अब आपको इसको रिलेट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइटो है, ये टेक्निकल वर्ड है जो कोशिका के लिए ही प्रयोग होता है। इसलिए साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सिद्धांत, एक काफ़ी चर्चित सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत। ये किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत दो महान वैज्ञानिक हुए, स्लाइडन व स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो इसको याद कैसे करोगे, सा से सिद्धांत, सा से स्लाइडन और सा से स्वान। अब वहाँ मैंने स्वान नहीं लिखा है, वो आपको खुद लिखना है। तो कोशिका सिद्धांत, सा से सिद्धांत, सा से स्लाइडन, सा से स्वान। तो किसने दिया कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन व स्वान ने। अब इस सिद्धांत में है क्या, जो मैं पहले बता चुका हूं कोशिका के बारे में, वही इसी सिद्धांत में है। क्या है कि जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो मानव शरीर है कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। तो यही बात स्लाइडन व स्वॉन ने की है कि जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब दूसरी बात उन्होंने क्या की कि जो नवीन कोशिका है, जो नवीन कोशिका का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। जैसे नवीन कोशिका, देखिए ये कोई पूर्ववर्ती कोशिका, ये क्या है, कोई पूर्ववर्ती कोशिका, ये पूर्ववर्ती कोशिका। अब इस कोशिका से अगर एक नई कोशिका निकल जाए, ये क्या नई कोशिका निकल रही है, तो यही बात स्लाइडन व स्वॉन ने की है कि जो पूर्ववर्ती कोशिका है इसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। समझे आप? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, अब 2-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका या सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका या सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो अगर हम ओवरऑल की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका शतरमुर्ग का अंडा है। कौन सा? शतरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका शतरमुर्ग का अंडा है। अब यहाँ लिख लीजिए कि ये शतरमुर्ग का अंडा है वो एक कोशिकी है। एक कोशिकी मतलब क्या? एक कोशिका से मिलकर बना है। क्या? शतरमुर्ग का अंडा। अब दूसरा देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। सबसे छोटी कौन सी? माइकोप्लाज्मा। और जो छोटी चीजें हैं वो किस में नापते हैं अपन? माइक्रो में। किस में? माइक्रो में। माइक्रो में, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है मानव। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो अगर हम मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अंडाणु या ओवम, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है फीमेल में। तो अंडाणु या ओवम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अब बात आती है सबसे छोटी कोशिका की। किसकी? सबसे छोटी कोशिका की। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। कौन सी? शुक्राणु। शुक्राणु, इसको इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है? ये मेल में पाया जाता है। तो मेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म सबसे छोटी मानव की कोशिका है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं हम मानव शरीर की सबसे लंबाई में कौन सी सबसे लंबी कोशिका है। तो यहाँ डाउट होता है, कई बार आपको लगता है कि सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन बता देते हैं और कई बार तंत्रिका कोशिका बता देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है, लेकिन न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो अगर आपको ऑप्शन में न्यूरॉन ना मिले तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका आप लगा सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कोशिका अंग। हम कोशिका अंगों को पढ़ेंगे। कोशिका अंगों में सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? इसे आसान शब्दों में समझने के लिए आपने अपने घरों के अंदर फ्रिज जरूर देखा होगा। तो फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज में बहुत से सामान रखे होते हैं। इन सामानों की सुरक्षा का दायित्व किसका होता है? फ्रिज का होता है। इसी प्रकार कोशिका झिल्ली है। ये मान लीजिए कोई कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली है। इसमें बहुत से कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? बहुत से कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, बहुत से कोशिका अंग होते हैं। अब इन कोशिका अंगों की सुरक्षा करना किसका कार्य रहेगा? कोशिका झिल्ली का रहेगा। किसका रहेगा? कोशिका झिल्ली का। आइए देखते हैं। कोशिका झिल्ली ये पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब बात रही इसका निर्माण। तो इसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होगा। किससे होगा? प्रोटीन से होगा। अब देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी रहती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो होती है अर्धपारगम्य। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या? कि इससे कुछ चीज़ें तो अंदर आ सकती हैं लेकिन सभी चीज़ें अंदर नहीं आ सकती। तो ये ध्यान रखिए कि कोशिका झिल्ली कैसी रहती है? अर्धपारगम्य रहती है। अब कोशिका झिल्ली के कार्य की बात करें तो क्या है कि कोशिका के आकार प्रदान करना या कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। तो ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। तो देखिए आप, ये एक निश्चित आकार प्रदान कर रही है कि नहीं? कर रही है। तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। आगे देखते हैं। दूसरा, कोशिका अंगों की सुरक्षा करना। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। जिस प्रकार फ्रिज का कार्य है जिस प्रकार फ्रिज का कार्य क्या है? उसमें रखे सामानों की सुरक्षा करना, उसी प्रकार
कोशिका झिल्ली उसके अंदर उपस्थित कोशिका अंगों की सुरक्षा करती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आता है कोशिका भित्ति। अब ये क्या होती है? ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। अब इसके ऊपर से हम एक और झिल्ली बना दें, लीजिए हमने ये बना दी, क्या एक और झिल्ली बना दी, तो ये हो गई कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली के ऊपर से हमने एक और झिल्ली बनाई, तो ये क्या हो गई? कोशिका भित्ति। अब ये ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें? केवल पादप कोशिका में ये पाई जाएगी, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिका में। अब इसका निर्माण, तो इसका निर्माण होता है सेल्यूलोज से। किससे होता है? सेल्यूलोज से। आपने देखा होगा कि पेड़ों से संबंधित जो भी चीज़ें रहती हैं उसमें सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। तो निर्माण भी किससे होगा? सेल्यूलोज से होगा। अब आगे देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है? पारगम्य होती है। अब ये कैसी है? अर्धपारगम। तो ये रहेगी कैसी? पारगम। मतलब इससे ये पूर्णतः पारगम होती है। अब देखते हैं इसके कार्य। इसके कार्य भी कोशिका झिल्ली जैसे रहेंगे कि कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करेगी ये भी, और कोशिका अंगों की सुरक्षा करेगी ये भी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं? चलो आगे बढ़ते। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। पहले देखते हैं हम इसकी खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। किसने? अल्टमैन ने की। लेकिन अल्टमैन ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा, अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोब्लास्ट। अर्थात खोज तो की किसने? अल्टमैन ने, लेकिन उन्होंने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। अब बात आती है कि इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया। तो इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने किया। किसने किया? बेंडा ने किया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या है? मान लीजिएगा ये हो गई अपनी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार पर क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार पर क्या पाए जाते हैं? धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो अंदर की दीवार पर क्या पाया जाएगा? क्रिस्टी पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता होगा? ग्लूकोज में 36 एटीपी ऊर्जा होती है। कितनी? 36 एटीपी। उसमें से 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। एक ग्लूकोज में कितने? 36 एटीपी अणु होते हैं, जिनमें से 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। अब ये 34 एटीपी अणु जिस चक्र के द्वारा बनते हैं उसे क्रेब्स चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र बोलते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। नाम क्या दिया इन्होंने? बायोब्लास्ट नाम दिया। अब नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया? तो वो किया वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार पर धागेनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह? क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ग्लूकोज में कितने? 36 एटीपी अणु होते हैं, उनमें से 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बन जाते हैं। किस चक्र के दौरान? क्रेब्स चक्र के दौरान। इसीलिए कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है ना, इसीलिए कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब देखते हैं हम तारककाय। तारककाय आपने देखा होगा। पहले हम देखते हैं तारककाय की खोज किसने की। तो तारककाय की खोज की बोबेरी ने। किसने की? बोबेरी ने। तो इसको याद कैसे करेंगे? जब भी हम रात के टाइम खुले आसमान के नीचे निकलते हैं तो तारों को देखते हैं, और अगर हमें तारे की एक शानदार सी संरचना दिखाई देती है तो हम क्या बोलते हैं? वाव। क्या बोलते हैं? वाव। तो तारककाय है, तो तारककाय की खोज बोबेरी ने की। किसने की? बोबेरी। तारककाय की खोज बोबेरी ने की। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये एक पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहाँ आते हैं अपन कोशिका भित्ति। ये केवल पादप कोशिका में पाई जा रही थी, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जा रही थी। तो अब तारककाय जो है
ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा। अब देखते हैं ये क्या कार्य करता है। तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो ये कोशिका विभाजन में कैसे मदद करता है, तो जब मैं आपको कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब अन्य कोशिका अंग हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमें मोटिवेट करता है।